हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आज बजट प्रेजेंट हुआ है। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आज आपको बजट के जितने भी फीचर्स हैं या जो भी की पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड उसके उस वीडियो को लेके आता हुआ ये एक डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बजट के ऊपर प्रेजेंट किया गया है। और इसी डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे, उन्हीं के डॉक्यूमेंट का सारा लेके हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे बजट्स के, और कैसे कैसे इस पूरे बजट को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कॉमन पीपल के बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे होंगे सबसे पहले इस बजट की हेडिंग है क्या है, इंडिया इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री, विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि हम भारत को डेवलप तो करेंगे, हम दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो एम्बिशंस है कि हम इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, बट एट द सेम टाइम हम उस डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ साथ हम ऐसा करेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं वो भी इंक्लूड हो, उनका भी इंक्लूजन हो हमारे उस डेवलपमेंट के रोल में। इट मीन्स उनका भी बेनिफिट हो उस डेवलपमेंट के साथ साथ। इसीलिए इसका थीम दिया गया है विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। अब इसका एम क्या है? एम सिंपल है कि ट्रांसफॉर एस्पिरेशन इनटू द अचीवमेंट, और दूसरा एम क्या है? पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। जो भी हमारी पोटेंशियल, जो भी हम क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं को हम एक्चुअली में करके दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। चार बेसिक और है, चार बेसिक एम है। स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन, मॉडरेट इन्फ्लेशन और सस्टेन ग्रोथ। स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना ही ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिले। ये ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, एक बार बहुत कम हो रहा है। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब हमारे फिजिकल हेल्थ जो है वो प्रॉपर फिजिकल हेल्थ होने का मतलब हमारी मॉनेटरी हेल्थ वगैरह जो है वो कंप्लीटली अच्छे से बना रहे। मॉडरेट इन्फ्लेशन, हमारी महंगाई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल लेवल पे महंगाई होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे महंगाई शो ये करता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है। और जो हमारा ग्रोथ है वो सस्टेन्ड होना है। सस्टेन का मतलब चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गया है, एक जगह स्टेगनेट हो गया। तो सस्टेन्ड सेम पेस पर हम धीरे ही कर रहे हैं, बट एक्चुअली सेम पेस पर ग्रोथ होना होते रहना चाहिए। ये ग्रोथ रेट एक्चुअली हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि हमारा ग्रोथ रेट अप्रोक्स कितने परसेंट रहेगा? 7% के अप्रोक्स रहेगा। तो इस ग्रोथ रेट के क्या क्या मायने हैं? सिंपल सी बात है, एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहेगी हमारा, ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा कम रहेगा, स्ट्रक्चर रिफॉर्म हम कर सकते हैं, उसके अलावा मोनेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट में हम ध्यान दे सकते हैं, सिटीजन के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर इस लेवल का ग्रोथ हमारा चलता रहा तो। ये बजट जो है वो युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। युवा शक्ति ड्रिवन बजट का मतलब क्या होता है कि इसका बेसिकली फोकस किसके ऊपर है? युवा के ऊपर। युवा मतलब द यंग जनरेशन के ऊपर है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 3 कर्तव्य को स्टार्ट किया। क्यों कर्तव्य का मतलब क्या? कर्तव्य को क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि ये बजट जो है बेसिकली कर्तव्य, पहली बार जो बजट है वो कर्तव्य पथ पे बनाया गया था, वहाँ की बिल्डिंग में बनाया गया था। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने 3 जो है वो कर्तव्य को डिसाइड किया है। अब 3 कर्तव्य क्या है? सबसे पहला क्या है? सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। उसके अलावा जितने भी एस्पिरेशंस हैं लोगों की, उन सारी एस्पिरेशंस को हम लोग फुलफिल करेंगे। तीसरा क्या है? सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है गवर्नमेंट का, उसको हम लोग फुलफिल करते हुए चलेंगे। तो 3 बेसिकली कर्तव्य, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना, दूसरा लोगों की इच्छाएं को सब फुलफिल करना, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। बेसिकली हमें फोकस किस पे करना है? पुअर के ऊपर करना है, अंडर प्रिविलेज के ऊपर करना है, और डिसएडवांटेज ग्रुप जो बैकवर्ड ग्रुप है उनके ऊपर ध्यान देते हुए इस पूरे बजट को बनाया गया है। क्लियर? अब इस पूरे को रिफॉर्म एक्सप्रेस का भी नाम क्या है? रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, बहुत सारे रिफॉर्म करे गए हैं। रिफॉर्म देखा जाए तो बेसिकली 350 प्लस रिफॉर्म किया गया है, जिसमें जीएसटी रिफॉर्म हो गया, लेबर कोड का रिफॉर्म हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का रिफॉर्म हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों का रिफॉर्म पूरे देश में किया गया है। इसीलिए इंडिया जो है रिफॉर्म एक्सप्रेस का नाम दिया जा रहा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें थी उनको हटा के हम नई नई चीज़ें जो है वो लागू करते जा रहे हैं। ठीक है। हाई लेवल कमेटी फॉर्म होगा। इसका बेसिकली पर्पस ये होगा कि क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म होगी उस चीज़ को सजेस्ट करना जो है, ये सब चीज़ों का हाई लेवल कमेटी का क्या काम होगा? इनका काम होगा इनको सजेशन करना। अब हमारे पिलर्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन से? तो पिलर्स ऑफ ग्रोथ देखेंगे तो सबसे पहला पिलर ऑफ ग्रोथ जो है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना। दूसरा क्या है? फाउंडेशन ऑफ जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करना। तीसरा क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। चौथा क्या है? गवर्नेंस जो है ट्रस्ट बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपना काम करती जा रही है, गवर्नेंस कर रही है, लोगों का भरोसा उसमें नहीं है, दोनों साइड से भरोसा होना चाहिए। तीसरा क्या है? ईज ऑफ डूइंग जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। इवन ईज ऑफ लिविंग, हमें रहने के लिए जो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब मिलनी भी चाहिए। और फिजिकल मैटर भी है। फिजिकल मैटर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो जो पॉलिसीज लेके आती है हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, उसको बोलते हैं फिजिकल मैटर। तो ये चीज़ें भी जो है हमारा एम में है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिक इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया है वो हम देखते चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए, गवर्नमेंट ने बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे 4-5 चीज़ों का काम किया। सबसे पहला बायोफार्मा शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। उसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। हाईटेक टूल्स रूम फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए किया गया है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम्स लाया गया है। टेक्सटाइल्स के लिए प्रोग्राम्स लाया गया है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चर के लिए स्कीम्स लाया गया है। उसके अलावा 3 जो है डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स की बात करी गई है कि ऐसा 3 जो है अलग अलग जगह पे सिर्फ केमिकल पार्क्स, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह जो है स्टैब्लिश करी जाएगी। इवन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जितने भी हैं उनके रिसर्च माइनिंग प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या स्कीम्स को लाया गया है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेक्टर के लिए कुछ काम किया गया है। अब जब मैं टैक्स रिफॉर्म की बात करूँ तो टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या काम किया गया बेटा, तो टैक्स रिफॉर्म में देखा जाए तो टैक्स एग्जाम्पशन दिया गया है 5 ईयर्स के लिए। किसके लिए? एनआरआई के लिए। किसके लिए दिया गया है? एनआरआई को 5 ईयर्स के लिए टैक्स एग्जाम्पशन किया गया है कि अगर जो कोई भी कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स, टूल, मैन्युफैक्चर, इन सबको अगर जो प्रोवाइड करते हैं इंडिया में तो उनको 5 ईयर का टैक्स एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। इवन सेफ हार्बर का भी प्रोवाइड किया गया है नॉन रेसिडेंट के लिए, ताकि वो यहाँ पे आके वेयर हाउसिंग वगैरह खोल सके। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो टैक्स से रिलेटेड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स वो लगाया गया है सू अपर के लिए। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट 6 मंथ के लिए लाया गया है। एग्जाम्पशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जाम्पशन कर दिया गया है अगर जो मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोवेव्स वगैरह ओवन कर रहे हैं तो। एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कस्टम ड्यूटी लगाया गया था उस सबको हटा दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो टैक्स के सेक्टर में किया गया है। अब मैं बात करूँ कि एमएसएमई को क्या क्या मदद दिया गया है जिसके द्वारा वो चैंपियन की तरह ग्रो कर सकते हैं। पहली बात, एमएसएमई होता क्या है? तो एमएसएमई होता है बेटा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो एमएसएमई के लिए देखा जाए तो सबसे पहले डेडिकेटेड 10,000 करोड़ फॉर एसएमई, स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड बनाया गया है। क्लियर। उसके अलावा 2021 में जो सेल्फ रिलायंट फंड बनाया गया था उसमें 2,000 करोड़ का टॉपअप किया गया है। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए बनाया तो इसमें बनाया गया है ट्रेड्स एज ए ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म। जो भी एमएसएमई परचेज करेगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के द्वारा उसके लिए ट्रेड रिसीवेबल्स जो सपोर्ट होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। क्लियर। प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए क्या होगा कि कॉर्पोरेट मित्र बनाया गया। कॉर्पोरेट मित्र का बेसिकली काम क्या होगा कि जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है ये क्या करेंगी, गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करेगी ताकि ये ऐसे बेसिकली प्रोफेशनल को प्रोवाइड कर सके जो टायर 2 और टायर 3 के जो एमएसएमईज हैं उनके डेवलप होने में हेल्प कर सके। ठीक है। इवन टैक्स प्रपोजल में क्या दिया गया है? टैक्स प्रपोजल में दिया गया है कि जो करंट वैल्यू कैप था 10 लाख पर कंसाइनमेंट का एक्सपोर्ट, कुरियर एक्सपोर्ट के लिए, उसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। ठीक है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सिंपल सी बात है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस की बात करी गई, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस की बात करी गई। हेल्थ में देखा जाए तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बनाने की बात करी गई। केयर इकोनॉमी को ज़्यादा डेवलप करने के लिए किया गया ताकि कोर्स को डेवलप किया जा सके ताकि मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स, 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर को ट्रेन किया जा सके। मेडिकल टूरिज्म की बात करी गई है। उसके अलावा बात करिए तो आयुष प्रोग्राम जितने भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज, ड्रग टेस्टिंग लैब्स, इन सब चीज़ों की बात करी गई है। ठीक है, ये सेटिंग अप ऑफ एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब। ऑरेंज इकोनॉमी बेटा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जो क्रिएटिव इकोनॉमी होता है। क्रिएटिव मतलब अगर आप कोई फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, चाहे कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी इकोनॉमी होता है उसको बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, उससे जो भी इकोनॉमी जनरेट होता है उसको बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। तो इन सब के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया गया है, बनाया जाएगा स्कूल के अंदर, 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज के अंदर। डिज़ाइन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को बनाया जाएगा ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। खेलो इंडिया मिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स वगैरह लगाए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ताकि बच्चे जो है वो बढ़ चढ़कर खेलो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। एजुकेशन में क्या किया है? 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा। जहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उसी के आसपास में 5 इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा, यूनिवर्सिटी टाउनशिप को। उसके अलावा गर्ल हॉस्टल को बनाया जाएगा स्टेम इंस्टीट्यूशन में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अलावा टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह भी बनाई जाएगी। टूरिज्म की बात किया जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी गाइड्स हैं उन गाइड्स को अपस्किल किया जाएगा ताकि वो 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स है उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी इन साइट्स के बारे में। ठीक है, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को भी बनाया जाएगा। माउंटेन ट्रेल्स हो, टर्टल ट्रेल्स हो, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स हो, इन सबको भी बनाया जाएगा। इवन इंडिया जो है पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट को भी होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। क्लियर। टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि पहले जो था सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड आईटी सेक्टर के लिए पहले 300 करोड़ था, बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2,000 करोड़ कर दिया गया है। 2,000 करोड़ जो है कर दिया गया है। बहुत सारे सर्विसेज जो थे वो उनको सिंगल कैटेगरी में क्लब करके उनका मार्जिन कितना रख दिया गया है? 15.5% रख दिया गया है। ऐसे ये सब है, इसको मैं पूरा पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं इस पूरे वीडियो। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया गया है? फाइनेंशियल सेक्टर की जब हम बात करें तो सबसे पहले क्या, विकसित भारत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत।
ठीक है। अब एक और चीज़ किया गया कि 100 करोड़ का सिंगल इंसेंटिव दिया जाएगा म्युनिसिपल बॉन्ड, अगर जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए 100 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। और अमृत जितना भी स्कीम है उसको अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, क्लियर। उसके अलावा फेमा के रेगुलेशंस में थोड़ी बहुत चेंजेस को लाया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। ये सब क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में किया जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए टैक्स की प्रपोजल क्या है, सिंपल, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उसको रेज कर दिया गया है 0.02% से 0.05% तक। तो जो सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो चाहे वो किसी भी सिक्योरिटी, उसके ट्रांजेक्शन में अब ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा। ऊपर से ऑप्टिमम प्रीमियम जो था वो ऑप्शंस पे उसको 0.15 से बढ़ाकर कम करके 0.1% कर दिया गया है, क्लियर। फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है बेटा, सबसे पहले क्या है, भारत विस्तार नामक प्रोग्राम लिया गया, प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिससे एग्रीकल्चर को प्रोमोट किया जा सके। इंटीग्रेटिंग एग्री स्टैक पोर्टल एंड आईसीआर पैकेजिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद एआई सिस्टम। सिंपल सी बात है, एआई सिस्टम से इंक्लूड करके एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट है उसको बाहर सेल किया जाए। सैंडलवुड के लिए कल्टीवेशन पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स का सेटलमेंट किया जाएगा। फिशरीज के लिए बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया गया है। इवन इंडियन कैसियो को कोकोआ के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, इन सब के लिए भी बजट में हमारे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा क्या करें, टैक्स प्रपोजल क्या, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जितने भी इंडियन फिशिंग वेसल्स अगर जो कोई फिश को कैच करते हैं तो उसको क्या कर दिया गया है, ड्यूटी फ्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। तो ये कुछ टैक्स प्रपोजल्स हैं जो हैं। अब ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इस टेबल को देख रहे होंगे, ये जो चार्ट है, ग्राफ है, इसमें देखेंगे तो 2015 में टोटल 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। अब कितने का हो गया बेटा, 12.2। तो देखिए साफ इंक्रीज जो है, अराउंड 6 टाइम्स जो हमारा इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा, कैपिटल के ऊपर जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जितना एक्सपेंडिचर होगा अल्टीमेटली वो उतना ही इंप्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। ठीक है बेटा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड को सेटअप किया गया है। उसके अलावा रियल स्टेट के जो एसेट्स हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, उनको डेडिकेटेड रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डाल दिया गया है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहाँ कहाँ से, पहले नॉर्थ टू साउथ था, अब ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में कहाँ पे, दाकुनी में, और वेस्ट में कहाँ तक, तो वेस्ट में सूरत तक। तो अब बेसिकली असम से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर गुजरात तक कनेक्ट किया जाएगा। 20 न्यू वाटरवेज को, नेशनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा उन एरियाज में जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स और पोर्ट्स हैं, क्लियर। शिप रिपेयर इकोसिस्टम को बढ़ाया जाएगा। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें जो है वो बजट में बनाया गया है। एक ये सासी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल असिस्टेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर जो कोई भी स्कीम कर रहा, कोई भी स्टेट कर रहा है तो उस स्टेट को 2 लाख करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री एक टाइप से लोन दिया जाएगा 2 लाख करोड़ का। पूर्वोदय के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये पूर्वोदय स्कीम लॉन्च किया गया है ईस्टर्न कोस्ट में, हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप किया जा सके। ठीक है। अब एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए क्या किया गया है, सबसे पहला क्या है, कार्बन कैप्चर वाला जो स्कीम था, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन वाला जो स्कीम था उसके लिए टोटल 20,000 करोड़ का लगाया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को इंपोर्ट एग्जाम्प्ट कर दिया गया, हटा दिया गया है। अगर जो हम इंपोर्ट करते हैं सोडियम एंटीमोनेट जो सोलर ग्लासेस बनाने में लगता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है। ठीक है। इवन बेसिक कस्टम ड्यूटी वहाँ से भी हटा दिया गया है कि जो क्रिटिकल मिनरल को प्रोसेस कर देंगे, जितना भी कैपिटल हम लेके आएंगे तो उसके ऊपर से हमारे क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी वहाँ से भी हटा दिया गया है, जो लिथियम आयन सेल्स वगैरह को इंपोर्ट करेंगे उसके लिए भी हटा दिया गया। तो बहुत जगह से बेसिक कस्टम ड्यूटीज वगैरह को हटा दिया गया है जो पहले लगाया जाता था, ताकि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हमारा बना रहे। ठीक है। अब अर्बनाइजेशन के लिए, सिटी रिफॉर्म के लिए क्या किया गया बेटा, तो टायर 2, टायर 3 और टेम्पल टाउन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। ग्रोथ कनेक्टर्स 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ कहाँ से, आप देख सकते हैं, मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से बनारस, बनारस से सिलीगुड़ी। इन सब के लिए पैसेंजर ट्रेन जो ग्रोथ कनेक्टर्स का काम करेंगे ताकि टूरिज्म वगैरह डेवलप हो सके, सिटीज़ अर्बनाइजेशन डेवलप हो सके। इन सब के लिए ये प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है, इतनी ट्रेन को लाया गया है। पीपल सेंट्रिक जो है प्रॉपर गोल है हमारा, डेवलपमेंट है। तो दिव्यांग सहारा योजना, दिव्यांग कौशल योजना, ये देखिए बहुत सारी
लाइक इवन द सी मार्ट का भी उद्घाटन किया गया है। जो सी मार्ट क्या है बेटा, जो सिंपल सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर जितने भी होंगे, जितने भी वुमेन्स होंगी, वो सारे क्या है अपना मार्ट सेटअप करेंगी, कम्युनिटी ऑन रिटेल आउटलेट सेटअप करेंगी, ठीक है। उसके अलावा दिव्यांगजन कौशल योजना का लॉन्च किया गया है। इंडस्ट्री रिलेवेंट एंड कस्टमाइज ट्रेनिंग स्पेसिफिक फॉर डिसेबिलिटी ग्रुप, सिंपल सी बात है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना, प्लस उसके अलावा उनके ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना और उनको ट्रेन करना, ताकि इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर सके। दिव्यांगजन सहारा योजना को लॉन्च किया गया है ताकि हाई क्वालिटी जो उनके असिस्टेंट, जैसे कि व्हील चेयर वगैरह हो गया, उनके जो भी असिस्टिव डिवाइसेज है उनको एलिजिबल, उनको जल्दी एक्सेस वो लोग कर सके, ठीक है। ये सब चीज़ें करी गई। पीएम दिव्यांग केंद्र को भी लॉन्च किया गया है, क्लियर। तो ये बेसिकली जितने भी हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं उन सबके सपोर्ट के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ें करी गई हैं वो आप देख सकते हैं। टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है वो डिस्क्लोजर वगैरह के लिए या वन टाइम सेटलमेंट के लिए, मैट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा टाइम दिया गया। अब फिजिकल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये क्या है, 16 फाइनेंस कमीशन जो था जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन को मानते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया है और उस वर्टिकल शेयर 41% का डिवोल्यूशन कर दिया। डिवोल्यूशन करने का मतलब क्या है, पूरा जितना बजट होगा या जितना भी गवर्नमेंट जो है उसका जितना भी इनकम वगैरह होगा उसको 41% किसको देगा, वो स्टेट को देगा। किसको देगा, 41% स्टेट को देगा। इवन 1.4 लाख करोड़ जो है वो स्टेट 2027 में इवन रूरल और अर्बन लोकल बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया जाएगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज़ है, गवर्नमेंट का टारगेट है। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो वो 51% से कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। कब तक, 2023 तक, सॉरी 2030 तक हमारे डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, इट मीन्स 100 रुपये डेप्ट, 100 रुपये हमारे पास है तो उस पर कर्जा 50 रुपये तक ही होना चाहिए। ये जो हम इसको बोलते हैं डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। इसको 50% से कम लाने की टारगेट जो है 2030 तक रखा गया है। अभी करंट में जो एस्टिमेटेड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो हमारा कितना है, 55.6%। कितना है, 55.6%। जो पहले के मुकाबले 2025-26 जो 56.1% था उसके मुकाबले जो है वो बहुत ही कम है, क्लियर। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 25-26 में 4.4 था, अब घटकर कितना एस्टिमेट किया गया, 4.3। तो अल्टीमेटली हम लोग एक अच्छी फिजिकल डेफिसिट की बात करें या डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये टेबल चार्ट जो है आपके माइंड में छप जाना चाहिए। अब ये है क्या, देखो सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 2022-23 से लेकर अब तक कितना डाउन गया है, पहले 6.50 था, अब कितना है बेटा 4.30। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो पहले 4% पे था, अब कितना है, ये 4% टू जीडीपी की बात करें, क्लियर। अब कितना है 1.50। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो 3% से कम होकर 0.70% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो पहले 2.80 था, कितना है 0.30। तो अब सभी देखेंगे तो डेफिसिट जो है हमारा घाटा जो है वो धीरे धीरे कम होता आ रहा है। ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा, जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट, क्लियर। ये हमारी रियल हेल्थ को बताता है कि हमारी इकोनॉमी की रियल हेल्थ कितना है। इस साल का एग्जैक्ट कितना जो कर्जा है वो हमारा आ रहा है वो किससे पता चलता है, प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है, क्लियर। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हमारा जो 1 रुपये है उसमें से क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, क्लियर। हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे 100 रुपये में से 24 रुपये जो हैं वो किससे आ रहा है, कर्जा लेके। हम 24 रुपये कर्जा ले रहे हैं। 100 रुपये में से 2% जो है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आ रहा है। 10%, 10 रुपये किससे आ रहा है हमारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। जीएसटी एंड अदर से 15% आ रहा है। यूनियन एक्साइज टैक्स से 6% आ रहा है। कस्टम ड्यूटी से 4% आ रहा है। इनकम टैक्स से 21% आ रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आ रहा है, 18%। तो मेजर जो चंक है वो बोरोइंग लाइबिलिटी, सिंपल सी बात है, हम कर्जा ले रहे हैं, कितना 24 रुपये का कर्जा ले रहे हैं। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो हमारा कितना से आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है, सॉरी इनकम टैक्स से आ रहा है, फिर हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है, फिर हमारा जीएसटी से आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। अब पैसे आए हैं तो कहीं ना कहीं पैसे जाएंगे। अब पैसा जा कहाँ रहा है, देखा जाए तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो पैसा हमारा बेसिकली जा रहा है अदर एक्सपेंडिचर में 7%, पेंशन देने के लिए 2%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो प्रॉपरली 90% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसमें 17% जा रहा है। सब्सिडीज 6% का दिया जा रहा है। डिफेंस में 11% खर्चा किया जा रहा है, क्लियर। उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 20% हो रहा है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें 8% जा रहा है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे 7% दिया जा रहा है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस पे 22%। तो आप लोग नोटिस कर रहे हो कि स्टेट शेयर में 22% जा रहा है। सेकंड में इंटरेस्ट पेमेंट करते हुए हमारा 20% जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट बेटा ये कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने कर्जा ले रखा है, जो हमारी पहले की लाइबिलिटीज है, उन लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए जो हम इंटरेस्ट आज भर रहे हैं वो 20% हमारे 100 रुपये में से 20 रुपये तो इंटरेस्ट देने में ही चला जा रहा है। फिर बाकी सब चीज़ें अलग अलग स्कीम्स में जा रहा है, क्लियर।
अब हम रिसिप्ट की बात करेंगे तो दो तरह की रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, तो दो तरीके से आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में बेसिकली क्या होता है, हम लोग हमारी जो कैपिटल जनरेशन होता है, चाहे हमारे जो पहले से कैपिटल बना हुआ है, वो चाहे कोई कंपनी उसको हम बेच रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है, तो 2024-25 में 16.2% लाख करोड़ था, अब कितना है 18.1 लाख। तो ये अल्टीमेटली इंक्रीज हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीज होना, इट मीन्स हमारी इकोनॉमिक स्टैंड जो है वो अच्छा हो रहा है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो पहले 30 लाख करोड़ था, अब कितना हो गया 35 लाख करोड़। कितना हो गया 35 लाख करोड़। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो हमारा बच जाएगा टोटल हमारे पास कितना पैसा आएगा। ठीक है, अब ये है टोटल खर्चा। तो खर्चा दो तरीके से होगा, जहां से दो जगह से पैसा आएगा तो वहीं पे दो जगह खर्चा होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले 13.2 लाख करोड़ होता था, अब 17 लाख करोड़ है, अल्टीमेटली इंक्रीज हुआ है। खर्चा भी इंक्रीज होगा, जब खर्चा इंक्रीज होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इट मीन रोड बना रहे हैं हम लोग, रेलवे बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे हमारा कैपिटल जनरेट हो रहा है। कैपिटल जनरेट अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करो तो हमारा पहले 36 लाख करोड़ लगता था, अब 41 लाख करोड़ लग रहा है, तो इतना ज़्यादा हमारा रेवेन्यू भी लग रहा है। क्लियर। अब ये कुछ स्टेट ट्रांसफर टू द टोटल ट्रांसफर टू द स्टेट और यूनिटरीज में देखें तो 2022-23 में 18.7 लाख करोड़ कर रहे थे, अब हम लोग 26 लाख करोड़ कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है। अलग अलग एक्सपेंडिचर है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा 5.98 लाख करोड़ दिया गया, फिर डिफेंस के लिए 5.94 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.73 लाख करोड़, होम अफेयर्स के 2.55 करोड़ है, एग्रीकल्चर के लिए 1,62,000, एजुकेशन के 1,39,000 करोड़ जो है वो दिया गया है। फिर हम बात करेंगे एनर्जी की बात करेंगे तो 1,09,000 करोड़, हेल्थ के लिए 1,04,000 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 85,000 करोड़, आईटी टेलीकॉम के लिए 74, कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए 70, सोशल वेलफेयर के लिए 62 लाख करोड़ है। तो ये कुछ जो है ये हमारे बजट में एक्सपेंडिचर दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे मेजर जो आइटम्स है जहाँ पे खर्चा हो रहा है। तो ये पूरा क्रक्स है बजट का, और ये इसके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारा समरी है प्रॉपर बजट का, इसको ध्यान से पढ़ लेना एंड दैट विल हेल्पफुल फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।